हेलो हेलो। क्या सोहम, कल का कुछ याद है? भूल गए सब? हाँ हाँ, याद है? पक्का? सच में याद है? 50%? 50%? उससे क्या होगा? अरे थोड़ा सा चीज तो पढ़ाया था, उसमें भी तुमको 50% ही याद है। कैसे काम चलेगा? बताओ कितने टाइप के चार्ज होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। अर्थिंग क्या होता है? हाँ हाँ, चलो इतना तो याद है तुम्हें। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ चार्ज बताया था, चार्ज का ट्रांसफर होता है। और लाइटिंग बताया था। ये सारी चीजें कल बता दिया था। अब है आज का टारगेट क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है, लाइटिंग सेफ्टी, ढेर सारी मस्ती। एक प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। है? अब करेंगे, ढेर सारी मस्तियां भी कर लेंगे। हाँ, और एक प्यारा सा क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि क्या है उसमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पहले हमें करना नहीं है। हम करेंगे पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन करेंगे, तभी अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड और फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तुमने कभी सुना है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? सुना है ऐसा? सुना है ना? बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज जो उसमें पहले था, जो चार्ज अकोमलेट था, वो धीरे धीरे क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो गया, यूज हो गया। ठीक है। अब जो क्लाउड है, जो लाइटिंग होती है, लाइटिंग किसके कारण से होती है? ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज जब इकट्ठा होता है तभी तो जाके लाइटिंग होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या हुआ? देखो यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तब जब एक क्लाउड में चार्ज होता है, वो क्लाउड से क्लाउड में क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है। चार्ज है तो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, क्लाउड टू क्लाउड हो सकता है, क्लाउड टू क्लाउड ट्रांसफर हो सकता है, या फिर क्लाउड टू अर्थ ट्रांसफर होता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। इसको एक फिगर के मदद से समझते हैं। देखो ये क्लाउड है, ये भी क्लाउड है। तुमने आसमान में देखा होगा ढेर सारे टाइप के क्लाउड होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ इधर, कुछ दाएं कुछ बाएं, बहुत सारे टाइप के क्लाउड रहते हैं। अब सारे क्लाउड पे क्या होता है ना, चार्ज रहता है, चार्ज सेपरेटेड रहता है। जैसे जैसे देखो ऊपर वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मिडिल में नेगेटिव है, और इधर फिर पॉजिटिव चार्ज है। उसमें भी सेम है, इसमें भी उसी टाइप के चार्जेज है। अब यहाँ पर क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज का क्या होगा, यहां से यहां तक क्या ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अब दोनों में क्या होता है ना कि जहां पॉजिटिव, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम रहता है। ठीक है, यानी तो ये कह सकते हो कि धीरे धीरे जब क्या होता है, ये क्राउड पास आता है तो इसका चार्ज क्या होता है, इसमें किसी तरह से आने की कोशिश करता है, या इसका जो चार्ज है, इसका चार्ज या तो इसमें आ सकता है, या अगर इसको अर्थ पास पड़ा ना, और अर्थ पास पड़ा तो यहां से सारे के सारे चार्जेस को क्या करेगा, अर्थ में भेजने की कोशिश करेगा। और जब अर्थ में भेजने की कोशिश करता है तभी हमें दिखता है क्लाउड टू अर्थ लाइटिंग। देखा होगा कभी कभी क्या होता है, क्लाउड से अर्थ की तरफ लाइटिंग आता है और हमारे जमीन पे पड़ता है तो वो इस तरह से कुछ दिख जाता है। कभी कभी क्लाउड टू क्लाउड भी क्या होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी इस तरह से लाइटिंग दिखता है। ये देखा होगा सबने, इस तरह से भी होता है, क्लाउड टू क्लाउड ऊपर में ही रह जाता, आसमान में ही रह जाता है वो। और कभी कभी क्या होता है, क्लाउड टू अर्थ भी लाइटिंग देखने को मिलता है इस तरह से, क्लाउड टू अर्थ। ये क्यों होता है? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू क्लाउड्स।
ब्लैक तब होता है जब उसमें ज्यादा मात्रा में पानी रहता है और उसके सन रे के कलर के कारण से भी होता है, ठीक है, सन के कलर के कारण से भी होता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। ये किसके बीच में होता है भाई? ये या तो दो या दो से ज्यादा जो क्लाउड होता है उसके बीच में हो सकता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या फिर क्या हो सकता है, ये क्लाउड और अर्थ के बीच में हो सकता है। जब क्लाउड टू क्लाउड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, हमें इस तरह से क्या होगा, दिखेगा लाइटिंग। जब क्लाउड टू अर्थ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो हमें इस तरह से दिखेगा, और जब क्लाउड टू क्लाउड होगा तो इस तरह से दिखेगा। जब क्लाउड टू अर्थ होगा तो अर्थ की तरफ इस तरह से आता हुआ हमें दिख जाता है, ठीक है। क्या तुमने कभी दो तार को आपस में इस तरह से चिपकाया है? क्या वहां से स्पार्क्स निकले? देखा है ना, वो स्पार्क्स निकलता है। उसी तरह यहां पे होता है, जब दो पॉजिटिव चार्जेस, ये नहीं कि दो ही पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, एक क्लाउड में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट रहता है। जब वो क्लाउड धीरे धीरे पास आता है तो दोनों में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की घटना होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का फेनोमेना देखा जाता है। उसी से क्या होता है, स्पार्क्स पैदा होता है, और वही स्पार्क्स क्या होता है, हमें कभी आसमान में दिख जाता है या फिर कभी आसमान से जमीन पर आता हुआ दिख जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है भाई, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड और फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे इसको उसमें। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ। लिखना चाहोगे? है नहीं, अब इसका भी मन नहीं करेगा लिखने का फिर। अब है फिर लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट आवर बिल्डिंग, ये तो तुम्हारे टेस्ट में आया था ना? हाँ। A lighting conductor is a device used to protect buildings from the effect of lighting, ठीक है। लाइटिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए, हमारे बिल्डिंगों को बचाने के लिए लाइटिंग कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किस चीज का होता है, मेटल या नॉन मेटल का होता है? बताओ, लाइटिंग कंडक्टर मेटल या नॉन मेटल का होगा? मेटल का ही होगा, क्योंकि मेटल ही है जो चार्ज को क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को दे देता है, अलाउ करता है। लेकिन नॉन मेटल तो ऐसा नहीं करता है, इसीलिए जितने भी लाइटिंग कंडक्टर होता है सबके सब क्या होता है, मेटल का ही होता है। तो लाइटिंग कंडक्टर का डेफिनेशन भी आराम से याद कर लोगे। उसके बाद है हमारा, इट इज अ मेटेलिक रॉड, ठीक है, टॉलर देन द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग से भी बड़ा होता है, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है, एक मेटेलिक कंडक्टर है जो बिल्डिंग से भी बड़ा है, और ये जमीन के अंदर तक जाता है, ठीक है, ये जमीन के अंदर तक जाता है, ठीक। ये इस तरह से लगा रहता है, ये इसी तरह से लगा रहता है। अब देखो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है वो लगभग क्लाउड के पास होता है। बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, कहां पे है? सऊदी अरब में, ठीक है। तो वो जो बिल्डिंग है ना, वो पता है क्लाउड के भी ऊपर तक है, क्लाउड के भी ऊपर तक है। कभी पहाड़ों पे चले जाओ ना, कभी पहाड़ों पे जब जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम ऊपर हो क्लाउड से, ठीक है, क्लाउड तुमसे नीचे दिखेगा, ये भी होता है। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है वो क्लाउड के बहुत करीब होता है। क्लाउड के बहुत करीब होने के कारण से लाइटिंग का बहुत खतरा रहता है यहाँ पे। तो उस खतरे को से बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लाइटिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है, ताकि जब भी इसमें लाइटिंग हो या इस क्लाउड से लाइटिंग हो तो वो क्या करेगा, सारे के सारे चार्जेस को एकदम से इस कंडक्टर के जरिए अर्थ में भेज देगा, जिससे ये बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग और इस बिल्डिंग में लगने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है सबके सब सेफ रहे, ठीक है।
आगे बात समझ में? तो ये लाइटिंग कंडक्टर हर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगा रहता है। बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप पे इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, सबसे टॉप पे। हाँ, उससे ज्यादा हमेशा जो लाइटिंग कंडक्टर होता है वो बिल्डिंग से ज्यादा बड़ा होता है। देखो, इट इज अ मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग, वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट ऑफ द इन द एयर एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, ठीक है। तो एक एंड इसका हमेशा क्या रहता है, अर्थ में रहता है, दूसरा एंड क्या रहता है, बिल्डिंग से भी ऊपर तक एयर में रहता है, ठीक। गांव में या कहीं भी अगर बड़े बड़े पेड़ होता है ना, अगर गांव में लाइटिंग की घटना होती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो वहां पे आसपास बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उसी पर अटैक करता है। सबसे स्मॉलेस्ट पाथ देखता है वो कि कौन सा पाथ होगा जहां पर हम अटैक करें तो आराम से हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाए। इसीलिए जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना गांव में, उस पर जल्दी अटैक करता है और उसी पर जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग की जो फेनोमेना है ना देखने को मिलता है। और जब उस पेड़ पे गिर गया ना, वो पेड़ लगभग खत्म हो जाता है, जल जाता है। कभी कभी तो आधा हिस्सा अलग हो जाता है उसका। अगर ज्यादा तगड़ा लाइटिंग हो ना तो वो उसका आधा हिस्सा आधा आधा बट जाता है, वो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो गांव में लाइटिंग खास करके पेड़ों पर होता है और शहरों में बिल्डिंगों पर होता है। इसीलिए बिल्डिंगों को बचाना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिल्डिंगों में बहुत सारे एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। पक्षियां रहती है, उससे ज्यादा लोगों को फर्क थोड़ी पड़ता है। अब सारे पेड़ों पर तुम क्या करोगे, लेके जाके लाइटिंग कंडक्टर लगा दोगे क्या? है पॉसिबल थोड़ी है, नहीं है ना। इसीलिए तो बिल्डिंगों को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर इंसानी जीव ज्यादा रहता है ना, और हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे रहते हैं। जैसे मान लो अगर यही बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में देखो कितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। हमारे ये सबसे बड़ा स्मार्ट बोर्ड है, सबसे महंगा कंप्यूटर सिस्टम है, एसी है, हाँ ये फैन है, ये कैमरे हैं, इतनी सारी चीजें हैं और इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। बताओ, इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि एक पेड़ को प्रोटेक्ट करना जरूरी है? बिल्डिंग को, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर एक लाइटिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है ताकि वो लाइटिंग से बचा रहे, ठीक है। द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। ये सबसे इजी रूट क्या होता है, देता है लाइटिंग को, ताकि क्या हो, अर्थ में उसका जितना भी चार्ज है आराम से फ्लो हो जाए, ठीक। अब है भाई थंडर और थंडर स्टॉर्म क्या होता है? क्या दोनों एक ही चीज है क्या? लाइटिंग और थंडर स्टॉर्म दोनों एक ही चीज है क्या है? बादल गरजता है तो थंडर स्टॉर्म होता है, तो थंडर क्या होता है? हम्म, थंडर क्या है? देखो, थंडर क्या है? द लाउड नॉइज विच अकम्पनीज लाइटिंग। थंडरस्टॉर्म क्या है? अ स्टॉर्म अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटिंग। थंडर वो होता है जो तुमने सुना होगा कभी कभी, बहुत मेघ खाली गरज रहा है, सुना है कभी? बारिश के टाइम पे खाली मेघ ढन 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 करता रहता है, गरजता रहता है, लेकिन वहां पर लाइटिंग नहीं हो रही होती है, ठीक है। वहां पर लाइटिंग नहीं होती है लेकिन मेघ गरजता रहता है, डन 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 करता रहता है, यहां से वहां तक घूमता रहता है, सुना ऐसा, ठीक है। और एक होता है मेघ गरज भी रहा है और बरस भी रहा है, उसके साथ साथ लाइटिंग की फेनोमेना भी देखने को मिल रहा है, तो ये क्या होता है? थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है। सिर्फ थंडर की बात करो तो सिर्फ थंडर में क्या हो गया, सिर्फ मेघ का गरजना होता है, और थंडर स्टॉर्म में क्या होता है? मेघ का गरजना और लाइटिंग एक साथ। आया समझ में? तो थंडर मतलब क्या है? मेघ का सिर्फ गरजना, और थंडर स्टॉर्म क्या होता है भाई? ये मेघ का गरजना और एक साथ लाइटिंग भी देखने को मिल जाता है, ठीक। आगे बात समझ में? तो थंडर और थंडर स्टॉर्म क्या दोनों अलग अलग है बस, लेकिन होता लगभग एक ही साथ है। पहले थंडर आएगा, उसके बाद थंडर स्टॉर्म देखने को मिल जाएगा। कभी कभी सिर्फ थंडर ही में गरज के ही चला जाता है, बरसता नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी तुमने सुना होगा जो गरजता है वो बरसता थोड़ी है,
सुना है ऐसा? वो बरसता नहीं है। जैसे इंसानों में भी ये अप्लाई होता है, जो बहुत ज्यादा वो गुस्सैल आदमी होता है ना, वो से दिखावा करता है, बस वो गुस्से का दिखावा करता है, लेकिन वो कभी कुछ करता नहीं है किसी को। ठीक है, वो कभी कुछ कर नहीं सकता किसी को, बस वो एक एक ना सांप का नाम होता है ढोरिया सांप, सुना है? वो दो मुंह वाला नहीं, एक सिंगल मुंह वाला ही होता है। हाइट बहुत छोटा सा लेंथ में होता है, और वो पीला कलर का होता है। ठीक है, वो उसके विष में कुछ भी पावर नहीं रहता है, वो ये विषैला होता नहीं है। ठीक है, तो ये इसको देख के लोग डरता खाली है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे मोटे दवाइयों से ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो वो सिर्फ पता है क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए वो सिर्फ पता है ना, सिर्फ वो आवाज करेगा, है? हाँ, वो काटता नहीं है, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है जल्दी, वो सिर्फ भौंकेगा। उसको डर है, पता है वो भौंकता क्यों है? क्योंकि वो डरता है, वो तुमसे डर रहा होता है, इसलिए वो भौंकता है, ताकि भाई मेरे भौंकने से उसको डर लगे और वो भाग जाए हमें छोड़ के। ठीक है, ऐसा होता है। तुम कभी भौंकने वाले कुत्ते के पास जाना, अगर भौंक रहा है ना, तुम कुछ भी उठा के उसको उसकी तरफ भागो, देखो कैसे वो लंक ले लेगा, 1 2 3 हो जाएगा वो। ठीक है, हैं? अरे अपना सेफ्टी तो अपने दिमाग के अंदर है कि भाई हमें बचना भी है इससे, तो अपना कॉमन सेंस भी तो लगाओगे। हाँ, भरोसा नहीं कर सकते ना ऐसे स्ट्रीट डॉग पे। ठीक है, अब है ड्यूरिंग लाइटिंग। लाइटिंग सेफ्टी बहुत जरूरी है जान लेना, क्योंकि देखो आजकल लाइटिंग की जो प्रॉब्लम है ना, ज्यादा हो गई है लाइटिंग। देखने को नहीं मिला तुम्हें? कैसी बात कर रहे, बारिश नहीं होती क्या तुम्हारे घर पे? गिरती भी नहीं? देखो आसमान में, देखो आसमान में, देखो ना, वही तो लाइटिंग है। गिरते हुए तो मैंने भी नहीं देखा है, गिरते हुए मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन यह है कि दूर दूर तक, दूर में दिखता है कभी कि हाँ लाइटिंग हुआ है वहां पे। हमारे पास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने आंखों से देखा, अरे भाई हमारे सामने ही हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। भाई यार क्या चाहते हो, मार दोगे मुझको? हैं? हैं? तो क्या चाहते हो, मैं जहां लाइटिंग हो वहीं जाके खड़े हो? हाँ देखो लाइटिंग, अरे आंखों की रोशनी चली जाएगी अगर अचानक से देख लोगी ना लाइटिंग को, आंखों की रोशनी तक चली जाएगी। अचानक से इतनी लाइट होती है ना उसमें, अचानक से अगर बहुत ज्यादा लाइट हो तो हमारी हमारी आंखें अचानक से बंद भी हो जाती है। अगर तुम जबरदस्ती खोल के रखोगे ना तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। हैं? आ गए? काला चश्मा, हाँ उससे थोड़ा बचा जा सकता है, उससे थोड़ा बचा जा सकता है। कभी कभी तुमने देखा होगा, अगर अचानक से टॉर्च कोई तुम्हारी आंखों पे डालता है तो क्या होता है? कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हो, एक सिर्फ एक व्हाइट डॉट जैसा दिखता है और कुछ नहीं इसके अलावा दिखता है, बस वही। तो ये जब लाइटिंग होता है तो इतनी ज्यादा लाइट होती है उसमें, अगर तुमने अचानक से उसको देख लिया ना, अगर तुम्हारे पास में हो रहा हो, अगर तुमने उसको देख लिया तो तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। और तुमने ये भी सुना होगा कभी कभी जब सोलर इक्लिप्स लगता है ना, तो उसको सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए, हमें पानी में देखना चाहिए। क्यों? सुना है ऐसा कभी? नहीं नहीं नहीं, जब सूर्य ग्रहण लगता है, सोलर इक्लिप्स जब होता है ना, जब अचानक से चांद, ठीक है, चांद जो है, ये चांद है, ये सूर्य है, जब इसके सामने ये तुम अर्थ वाले, मैं इधर सूर्य और ये चांद, अगर अचानक से चांद सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाए तो क्या होता है? सोलर इक्लिप्स लगता है। ठीक है, तो जब ये धीरे धीरे, ये तो हमेशा मूव करता है ना एक दूसरे के, हाँ मूव करता है, तो ये यहां आया, देख लिया, पूरे सूर्य की रोशनी को रोक लिया, अर्थ पे अब रोशनी नहीं आएगी। और अचानक से जब ये रोशनी आएगी ना, तब क्या दिखेगा? तब अचानक से इतनी ज्यादा रोशनी आती है अर्थ पे, अगर उसको देख लोगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें खराब हो जाए, क्योंकि अचानक से वो रोशनी पहुंच जाती है हमारी आंखों में।
लेकिन सुबह सुबह की जो सूर्य होती है वो धीरे धीरे दूर से उसकी लाइट आ रही होती है हमारी आंखों में, तो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता हमारी आंखों पे, उसको देखने में अच्छा भी लगता है। वही अगर सूर्य ग्रहण हो, मान लो कि दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम है और उस टाइम पे सूर्य ग्रहण लगा, तो अब जैसे चांद वहां से हटेगा रास्ते से, सूर्य की रोशनी धड़ाम से हमारी आंखों में पहुंच जाएगी, हमारी आंखों में पहुंची एकदम से आंख चुंधिया जाएगा, आंखें खराब हो जाएगी, हमारी लेंस खराब हो जाती है, आइरिस खराब हो जाती है, हैं? हाँ, पूरा अंधेरा हो जाएगा, रात जैसा माहौल हो जाता है। हाँ, हैं? कौन सा जगह बताओ? हमेशा नहीं, 6 महीने के लिए। पोल्स पे, पोल्स पे, जो दोनों पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात रहती है, ठीक है। हाँ, तो लाइटिंग सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लाइटिंग सेफ्टी के लिए देखो क्या क्या रूल्स हैं, इसको फॉलो करते रहना, जब भी लाइटिंग हो ना तो इसको देखना जरूर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो, ड्यूरिंग लाइटिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेसेस इज सेफ। अगर लाइटिंग हो रहा है या थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो कोई भी प्लेसेस सेफ नहीं रहता है, क्योंकि लाइटिंग कहीं भी कभी भी हो सकती है, इसलिए कोई भी प्लेसेस सेफ है ही नहीं। घर के ऊपर अगर गिरा तो ज्यादा असर नहीं होगा, अगर बहुत तगड़ा लाइटिंग हुआ तो टूट सकता है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, वो लाइटिंग पर डिपेंड करता है कि लाइटिंग कितना पावरफुल था। अगर छोटा मोटा लाइटिंग था तो वो छत क्या करेगा, चार्ज को स्प्लिट कर देगा ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द रूफ। जरूरी नहीं ब्लैक हो सकता है या फिर आग भी लग सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल था वो, ठीक है। उसके बाद है हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब तुम थंडर सुनो, जब तुमने मेघ का गरजना सुना, तभी तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि भाई हमें सेफर जोन, सेफर प्लेस पे जाना चाहिए, ठीक है। मेघ गरजना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कि अब कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? थंडर स्टॉर्म, लाइटिंग आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। जब तुमने लास्ट थंडर सुना ना, जब लास्ट मेघ का गरजना सुना, तब भी तुम्हें वेट करना चाहिए कहीं फिर से ना आ जाए, ठीक है। कुछ देर वेट करो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा वेट करो। अगर नहीं आया तब समझ लो कि अब वो थंडर स्टॉर्म नहीं होने वाला है, अब तुम सेफर प्लेस से बाहर आ सकते हो, ठीक। उसके बाद है अ हाउस और अ बिल्डिंग इज सेफ प्लेस। एक हाउस या फिर एक बिल्डिंग क्या होता है? सेफ प्लेस होता है, ठीक। इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ कार और बाय बस, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। ये इंपॉर्टेंट है, पता है। अगर तुम कार और बस में जा रहे हो ना, कार और बस में जा रहे हो और थंडर स्टॉर्म वहां पर हो रहा है, ये लाइटिंग की जो फेनोमेना वो हो रही है वहां पे, पता है तुम्हारा कार या तुम्हारी जो बस है ना, वो सबसे सेफ प्लेस है। हाँ, घर के बाहर, हाँ घर के बाहर ये सबसे सेफ प्लेस है। अगर तुम्हें लगेगा कि भाई अरे यार बहुत ज्यादा थंडर हो रहा है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, हम क्या करते हैं, कार से निकल के बाहर किसी पेड़ के आसपास चले जाते हैं, वो खतरों से खाली नहीं है। हाँ, वो इजीएस्ट पाथ देखता है कि कौन सा इजी पाथ है, वहीं पे निकल लेता है वो। तो देखो, ये जो कार और बस हैं, जब इसकी पूरी खिड़कियां उनके बंद कर लोगे, तब तुम्हें थंडर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जैसे उस पर चार्ज, जो एक्यूमुलेटेड चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना तुम्हारी कार की छत पे, चार्ज कार की छत क्या किसकी होती है? मेटेलिक बॉडी होती है ना, हाँ होती नहीं मेटेलिक बॉडी। अब वो मेटेलिक बॉडी अर्थ से कनेक्टेड है कि नहीं है? है ना। तो वो मेटेलिक बॉडी में वो जो चार्ज है पूरा स्प्रेड हो जाएगा और सारे के सारे चार्ज को क्या करेगा, वो मेटेलिक बॉडी से अर्थ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
है? नहीं टूटेगी, मेटेलिक बॉडी है ना। नहीं, वो हमेशा देखता है कि सेफर इजिएस्ट पाथ कौन सा है, कौन सा सबसे छोटा सबसे बड़ा बिल्डिंग या सबसे बड़ा पेड़ वेड़ जहाँ है वो देखता है। या नहीं तो अगर वहां पर कुछ आसपास नहीं है, गिरना उसको वहीं पर है, इंसान है छाता लेके है, तो वहां भी दिक्कत है। मेटेलिक बॉडी होता है छाते का, तो वहां भी है। हाँ आराम से। अरे हमें छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तब हमारा हालत खराब हो जाता है। मेरे गांव में एक लड़का था, ट्रांसफार्मर पे गया था, वो तार का प्रॉब्लम हो गया था, वो ठीक करने। उसको क्या हुआ, लाइट काटने के लिए बोला एक मेन जगह से, उसने काट के रखा था, ठीक है। किसी ने आके चला दिया, लाइट दे दिया उधर से, और ये भाई साहब काम कर ही रहा था। उसको लगा एकदम से शॉक, 11,000 आया हुआ तो 11,000 वोल्ट का झटका लगा उसको, ठीक है। और जैसे उसको लगा तो उसका ये शायद राइट वाला या लेफ्ट वाला शायद एक पूरा हाथ उसका डैमेज हो गया। उसको धराम से लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया, जाया गया है। नहीं उसने, अरे उसको लगा कि उसने लाइट काट के रखा है तो चलो हम ऐसे कर देते, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या पता कौन उधर से लाइट दे दिया, ठीक है। और उसका हाथ पता है, जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब जब तक ये हाथ अब कटेगा नहीं तब तक आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी जो अंदर में मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती है, वो सड़ना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। क्योंकि अब वहां से करंट फ्लो हुआ था ना, करंट फ्लो हुआ तो उसकी जितने भी सेल्स थे, सेल्स डेड हो गई। जब सेल्स डेड हो गई तो मसल्स डेड हो गए ना। अब मसल्स डेड हो गए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, जो भी सेल्स बचे वो अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है, और खाना शुरू करता है तो धीरे धीरे हमारा पूरा बॉडी खराब समझो। तो डॉक्टर ने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा। तब हाथ काटा गया उसका, हाथ काट दिया उसका, ठीक है। अब जाके वो ठीक ठाक है, काम कर पा रहा है, लेकिन अभी भी घाव है, हाथ कट गया बेचारे का, घाव है अभी भी, जबकि 3-4 साल हो गया। हाँ नहीं, उसको तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, जिसे हमें बॉडी में कोई भी कट लगाना हो ना, डॉक्टर को वो एनेस्थीसिया देता है, जिससे क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बॉडी में कुछ हो भी रहा है, फीलिंग्स खत्म हो जाता है उस टाइम पे। जैसे मान लो कि हमें ऑपरेशन करना है, पेट का ही ऑपरेशन करना है, तो उस आसपास में क्या करता है वो एनेस्थीसिया दे देता है। हमारा माइंड सब देख रहा होता है, सब देखता है कि हाँ मुझे चीरा लगाया जा रहा है, हाँ काटा जा रहा है, ये निकाला जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा डॉक्टर ये है, ये नर्स है, ये सारी चीजें हमें पता चलता है। लेकिन यहाँ जो कट लगता है उसका दर्द हमें नहीं होता है, ठीक है। वो एनेस्थीसिया दे देता है, तब जाके दर्द नहीं होता, पता नहीं चलता है। हाँ और कुछ, हाँ ठीक है। तो बस और कार क्या होता है, आउटर घर से दूर ये सेफ प्लेस होता है। अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो कार में बैठे रहो, खिड़कियां बंद कर लो, बस में बैठे हो खिड़कियां बंद कर लो, पूरी तरह सेफ हो, वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब है डूज एंड डोंट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब थंडरस्टॉर्म हो रहा हो। तो क्या करना चाहिए, आउटसाइड में, अगर तुम आउटसाइड हो, बाहर हो, घर के बाहर हो, तब क्या करना चाहिए, कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अगर तुम अम्ब्रेला लेके जाते हो ना भाई, वो तुम्हारे लिए गुड आइडिया नहीं है। हाँ हमारे हाथ से फिर, अब एक बात बताओ, जब थंडरस्टॉर्म हो रहा होगा क्या तुम अम्ब्रेला को एकदम लास्ट पॉइंट पे पकड़े रहोगे क्या? तुम चाहोगे कि यहां पर पकड़ के रखे ताकि उड़े नहीं, हम भीगे नहीं। ये यहां पर तभी पकड़ के रखते हैं एक ही चांस में, जब हमें धूप से बचना होता है तो हम यहां पकड़ लेते हैं, आराम से चल रहे होते हैं। लेकिन जब थंडरस्टॉर्म हो रहा हो तो हवाएं भी
चल रही होती है, हवाएं चल रही है, तो हम इसके कारण से उसको ऊपर पकड़ते हैं ताकि अनबैलेंस ज्यादा ना हो। आगे बात समझ में? हाँ नहीं, फिर भी होगा, फिर भी थोड़ा बहुत झटका लगेगा तुम्हें। अगर वो प्लास्टिक बॉडी है तो तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है तब तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, अगर प्लास्टिक बॉडी नहीं है तब जाके फर्क पड़ेगा। तो आउटसाइड में क्या करना है भाई, अम्ब्रेला लेके नहीं जाना है। इफ इन अ फॉरेस्ट, अगर तुम फॉरेस्ट में हो ना, अगर तुम फॉरेस्ट में हो, टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, तो सबसे छोटा वाला जो ट्री है ना उसके नीचे जाना चाहिए, बड़े वाले ट्री को बिल्कुल ही अवॉइड करो। क्योंकि हाँ, छोटे वाले पे मैंने बोला ना कि अगर तुम क्या बोला कि फॉरेस्ट में हो, फॉरेस्ट में एक ही पेड़ तो होता नहीं है, लाखों पेड़ लगे रहते हैं फॉरेस्ट में, वहां कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ बहुत बड़े रहते हैं। तो तुम बड़े वाले पेड़ को छोड़ के छोटे वाले पेड़ पे थोड़ी थंडरस्टॉर्म होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए अगर तुम फॉरेस्ट में हो तो सबसे छोटा वाला जो पेड़ है उसके पास आके तुम बैठ जाओ, तब तुम सेफ हो बिल्कुल। बड़े वाले पेड़ के पास बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। अगर बड़े वाले पेड़ के पास गए तो समझ लो लाइटिंग सबसे ज्यादा वही होगा। ठीक, ये हो गया दूसरा आउटसाइड। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स। ठीक है, दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। अगर मान लो बाहर में ही हो, ठीक है, तुम्हें बचना है, तो तुम्हें कौन सा पोजीशन सेव कर सकता है, ये वाला पोजीशन। दोनों कानों को इस तरह से दबा लो। अब कान को क्यों दबाओगे, कर्सर कान को क्यों दबाएं, आंख को दबा लेंगे। हाँ, आवाज, थंडर क्या करता है, बहुत ज्यादा आवाज करता है। थंडरस्टॉर्म होता है तो उससे भी ज्यादा आवाज होता है। तुम जाओ पहले आंख धो के आओ, तो हर्ष आंख धो के आओ। तुम्हें लगता है ना परेशानी है बोर्ड से, आज क्यों हो रहा, कल तो ऐसा, इससे पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। नींद नहीं है इसको, आंख में जलन हो रहा है, कुछ हुआ था है? अच्छा, सोने में लेट हुआ था, जाओ मुंह धो के आओ थोड़ा। ए हे भाई, धीरे धीरे। हाँ, तो ये क्या होता है, ये पोजीशन क्या करता है ना, हमारे कान को इस तरह से बंद करो। बंद करने के बाद ये अपना जो हेड है इसके अंदर, यहां पे जैसे यहां पे डाला हुआ है ना, यहां पे रखो और आराम से बैठ जाओ। ये क्या होता है, थंडरस्टॉर्म से बचाने का तरीका है। तो ये सबसे छोटा पोजीशन हो गया ना हमारे बॉडी का। यानी तो लेट जाओ, ऐसे करके लेट जाओ, वो भी तुमको क्या करेगा, थंडरस्टॉर्म से बचाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। क्या करना चाहिए अगर हम बाहर हो, तो क्या नहीं करना चाहिए बाहर हो, तो हमें पता चल गया। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला है कि अम्ब्रेला नहीं ले जाना चाहिए। उसके बाद अगर तुम फॉरेस्ट में हो तो क्या करना चाहिए, सबसे शॉर्टर ट्री जो है उसके नीचे शेल्टर लेना चाहिए, और तुम्हें इस तरह से पोजीशन बना के शेल्टर के नीचे ही आराम से बैठ जाओ। खुले एरिया में हो, तुम्हें पेड़ नहीं दिखाई दे रहे, तो तुम इस तरह से कर लो। ठीक, उसके बाद है इनसाइड। अगर इनसाइड होम हो तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला है लाइटिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, अब देखो ये जो लाइटिंग है ना भाई, ये अगर तुम घर में हो तो घर में सेफ प्लेस ढूंढने के लिए तुम क्या करोगे। अब देखो ये जो टेलीफोन कोड्स होता है, तार होता है, या टेलीफोन का जो तुम्हारा वो एंटीना होता है, पहले जमाने में हुआ करता था, उस पर अटैक करता है ये, क्योंकि वो मेटेलिक होता है और मेटल पे ही ये लाइटिंग अट्रैक्ट होता है। ठीक है, लाइटिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। जो मेटल पाइप्स होते हैं उस पर भी क्या होता है, ये लाइटिंग आराम से अटैक कर देता है। उसके बाद इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स। ये जो मोबाइल फोन्स हमारा होता है ये सेफर होता है, ये ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड तो है नहीं,
और हम घर में हैं, हाँ हम बिल्डिंग में हैं, घर में हैं, तो ये जो भी लाइटिंग होगा तो वो क्या होगा, साइड से डिस्चार्ज होकर चला जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। अगर वही टेलीफोन हो ना, टेलीफोन में क्या होता है, वो टेलीफोन जुड़ा रहता है मेटेलिक वायर से, ठीक है, वो हमारे छत से या कहीं से आया हुआ होता है। मान लो किसी पोल पे गिरा जिससे वो तार आया हुआ है, उस तार से क्या टेलीफोन हमारा जुड़ा हुआ रहता है, तो टेलीफोन भी खराब हो जाएगा, टेलीविजन खराब हो जाता है हमारा, कंप्यूटर खराब हो जाता है हमारा, ठीक है। कभी कभी गांव में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब कभी लाइटिंग होता है ना, लाइटिंग होने के कारण से अगर किसी पोल पे गिर गया या किसी ट्रांसफार्मर के आसपास गिरा, तो अचानक से इतनी ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है उस वायर से कि जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं हमारे गांव में, जितने जिसके सबके सब खराब हो जाता है। एक बार हुआ था हमारे गांव में ऐसा ही, टीवी, फैन, रेडियो, उसके बाद ये बल्ब, सबके सब खराब हो गए, किसी का नहीं बचा, फूट नहीं गया। इतना ज्यादा चार्ज फ्लो करता है, इतना ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है ना अचानक से कि सबके सब का तो एक लिमिट होता है ना कि भाई इतने ही करंट फ्लो होना है उससे। अगर अचानक से उस पे लाइटिंग स्ट्राइक करता है ना, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है उससे पास होना शुरू हो जाता है, तो उसी से क्या होता है, ये जल जाता है, आईसी जल गया या कुछ कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो हो जाता है। जो 100 वाट का बल्ब है वो भी उड़ जाता है, ठीक है। तो मोबाइल फोन चलाना थोड़ा सेफर होता है, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन भी बाहर अगर हो तो चलाया नहीं जाता है, वहां भी ज्यादा खतरा रहता बना हुआ। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. अगर वायर्ड फोन हो तो वायर्ड फोन को चलाना बिल्कुल ही गलत है, वहां पर वायर्ड फोन नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वायर्ड फोन क्या होता है, वायर से कनेक्टेड होता है। अगर थंडरस्टॉर्म कहीं होता है और वो वायर उसके संपर्क में है तो उस वायर से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, और तुम अगर बात कर रहे हो तो तुमको भी यहां पर ऐसा झटका लगेगा, तुम्हारे कान और पर्दे सब फट जाएंगे, हैं? सुनाई क्या हो सकता है, तुम्हारी डेथ भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वैसे भी आजकल ये वायर टेलीफोन चलता ही कहाँ है, वायर टेलीफोन खास करके ऑफिसों में देखने को मिलता है, हमारे घर में तो सबके सब क्या होता है, हैं? पावर बैंक, क्या पावर बैंक, पावर बैंक तो सेफर है, उसमें क्या होगा, नहीं इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो, अगर किसी तार से बाहर तार से जुड़ा हुआ है ना तब उसको ज्यादा खतरा है। ठीक है, जैसे मान लो ना ये एसी है ना, ये एसी है, ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, अगर जहां से इसको बिजली सप्लाई होता है उसी पोल पे थंडरस्टॉर्म हो जाए तो अचानक से क्या होगा, अचानक से क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, इस तार से फ्लो होगा और इससे भी फ्लो होने की कोशिश करेगा, इससे फ्लो होगा, ये जल जाएगा, ऐसी वैसी जो भी इसके अंदर होता लगा वो जल जाएगा, इंटरनल सर्किट वगैरह जो होता है वो जल जाएगा, खराब हो गया। और इसी सबसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर जहां तुम पानी पीते हो वहीं पर हमने क्या लगा के रखा है, फ्यूज लगा के रखा है। जब ज्यादा करंट पास करने की कोशिश करेगा वो पहले फ्यूज ही जल जाएगा ताकि हमारे ये सारे के सारे सेफ रहें। ठीक, उसके बाद ये समझ में आ गया। तो इनसाइड में क्या करना है भाई, इनसाइड में जो वायर्ड टेलीफोन है उसको इस्तेमाल नहीं करना है, टेलीफोन इस्तेमाल कर लो, ज्यादा दिक्कत नहीं है, है? अब है इनसाइड, एक और है इनसाइड वाला और है 3 नंबर और ये 4 नंबर। इनसाइड में क्या करे, बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। अब कहोगे सर नहाने क्यों बंद कर दे थंडरस्टॉर्म में, क्या दिक्कत है नहाने से, नहाने से क्या दिक्कत है मुझे बताओगे, एक्सप्लेन करोगी क्यों नहाने से को अवॉइड करना चाहिए। पानी भी क्या होता है, जो हमारा टैप वाटर होता है ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। और मान लो कि तुम्हारे टॉप वाले बिल्डिंग पे एक वाटर टैंक लगा हुआ है, उसी पे थंडरस्टॉर्म हो गया तो पूरे के पूरे जो पाइपलाइन है उस पे क्या वो करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा और तुम नहा रहे हो, शावर से नहा रहे हो या पानी टैप से खोल के नहा रहे हो तो क्या होगा,
करंट हमारी बॉडी में पहुंचेगा और हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए जब लाइटिंग हो रहा हो, थंडरस्टॉर्म हो रहा हो, तो हमें बाथिंग से अवॉइड करना, बाथिंग अवॉइड करना चाहिए। है? हाँ, उससे भी झटका लगेगा ना तुमको, झटका तो तब फिर भी लगेगा। अब है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवीज, ईटीसी शुड बी अनप्लग्ड। इसको अनप्लग कर देना चाहिए, मतलब यह है कि यहां से इसकी कनेक्शन हटा लेनी चाहिए। एक बात बताओ, कनेक्शन हटाने के लिए इसके हमारे पास क्या है? नंगा तार थोड़ी है भाई, उसमें लगे वो प्लग लगे, प्लग हटाने हैं। या नहीं तो वहां से मेन स्विच बोर्ड से वहां से मेन वो गिरा दो। तार क्यों काटना है भाई? है? अरे हमारे इतने बड़े घर है, इतने बड़े घर में हमारे पास क्या कुछ इंतजाम नहीं रहता है क्या? एक बार हमने क्या किया, ऐसे कुंडी डाला, ऐसे नीचे किया, सारे कनेक्शन कट। फ्यूज खोल दो, जहां जहां की तुमने फ्यूज खोल दो, इधर वाले सिस्टम को खोल दो, इधर वाले सिस्टम को खोल दो, इधर का खोलो, इधर का खोलो, उधर का कनेक्शन कट हो गया। नहीं तो एक ही बार में क्या करोगे, जो वहां पे लगे रहते इस तरह से लीवर लगे रहते, लीवर ऊपर नीचे करने वाले लीवर लगे रहते हैं, एक बार ऐसे है, अभी लाइन आ रही है, ऐसे कर दो, बीच में आ जाएगा, कनेक्शन कट हो गया, कनेक्शन आएगा ही नहीं। जब कनेक्शन ही नहीं आ रहा तो फिर करंट थोड़ी फ्लो करेगा, वहां से भी बचा सकते हो तुम। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी, ईटीसी शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। अब देखो, इलेक्ट्रिकल लाइट्स वगैरह की ऑन ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत क्यों नहीं है? देखो, ये लाइट है, लाइट ज्यादा महंगा होता नहीं है, सस्ता सा होता है कि नहीं है? ये कंप्यूटर और टीवी को क्यों कहा जाता है अनप्लग करने के लिए? ये महंगा होता है। हाँ, हजारों के होते, लाखों के होते, इस चीज में हमारे लाखों के होते हैं। इसीलिए इस बल्ब को जलते रहने छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बल्ब उड़ भी जाए तो कितना, 100 रुपए का जाएगा, 50 का जाएगा, महंगा थोड़ी है वो, हम लगा सकते हैं। एलेक्सा का बल्ब एलेक्सा को बोलो, हे एलेक्सा टर्न ऑफ, ऑफ कर देगा, एक ही बार बोल दो। हाँ, ठीक है। अब है एक्सप्लेन वाई, तुम करो, क्या कह रहा है ये? आया था। The weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? ये क्वेश्चन आया हुआ था ना तुम्हारे टेस्ट में। हाँ 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 हाँ, देखा मैंने, चेक भी किया तुम्हारा। हाँ हाँ, ठीक है। इसको सोहम तुम लिख के आओगे, टेस्ट तो नहीं दिए थे तुम, लिख के आओगे तुम। इसे ये होमवर्क है, होमवर्क फॉर ओनली फॉर सोहम। ऐसे लिखते हो ना अपना नाम तुम, ऐसे। हाँ, तो अच्छी बात है ना मम्मी से मार पड़ेगी फिर, है? ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड। एक सेकेंड, ये तो तुम्हारा अर्थक्वेक का आ गया। अर्थक्वेक तो तुम अभी पढ़े नहीं हो ना? ये किसका क्वेश्चन घुसा दिया? अच्छा, अर्थक्वेक आगे है, अर्थक्वेक आगे है, इसका क्वेश्चन बाद में करेंगे, इसको पढ़ने के बाद करेंगे। पहले ये जो क्वेश्चन है ना, इसको करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है इसको क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्या कह रहा है ये? When two bodies are rubbed against each other, they acquire equal in like, unlike। लाइक चार्ज कैसे? एक पे अगर तुमने इसको रब किया, इस पे आया क्या, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
तो क्या इस पर नेगेटिव, इस पर भी पॉजिटिव ही आएगा। इक्वल एंड अनलाइक, इक्वल एंड अनलाइक होगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज बाय रबिंग, एबोनाइट है, प्लास्टिक है, एम्बर है, सबके सब क्या हो सकता है, रब से चार्ज हो सकता है। हाँ, टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम द डैमेज ऑफ द लाइटिंग व्हाट कैन बी डन, इंस्टॉल लाइटिंग कंडक्टर। हाँ, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इट इज सेफर टू कैरी एन ओपन अम्ब्रेला, ये तो नहीं ले जाना चाहिए। टेक अ शेल्टर अंडर द शॉर्ट ट्रीज, ये सही है। टेक शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज, नो। स्टैंड इन ओपन फील्ड, नो, शॉर्ट ट्री। उसके बाद है टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज ऑफ लाइटिंग व्हाट कैन बी डन, क्या करना चाहिए, अर्थिंग लगाना चाहिए। तो अर्थिंग लगाओगे तो क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, वापस शुरू हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया क्वेश्चन भी, ठीक है। इसके बाद बचा है हमारा ये अर्थक्वेक, ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अर्थक्वेक का सारा क्वेश्चन भी और इसके थ्योरी भी हम लास्ट अगली क्लास में कर लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा।